हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप लोग के लेकर आए हैं नवंबर माह का अंतिम करंट अफेयर, यानी कि 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। पिछले महीने में हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 वीडियो बनाए थे। 3 वीडियोस और हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप लोग उन्हें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया मिशन है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ कर दिया गया है, जो अगले 2 वर्षों में 15,000 समूह में लागू किया जाएगा। इसका कुल बजट 2481 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 1584 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 15वें वित्त आयोग तक 897 करोड़ रुपए का योगदान देगी। तो ये जो है, इसके विषय में भी बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है डोमेन में। किस प्रकार से ये मिशन काम करेगा और किस तरह से होगा, इसके बारे में आगे जो भी जानकारी आएगी वो अगले वीडियोज़ में आप लोग को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का मिशन आया है जो कि मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। एकलव्य प्लेटफॉर्म, ये जो है ये प्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मतलब ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सैन्य अधिकारी जाकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहां पर जाकर उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा शून्य लागत पर विकसित किया गया है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीजें क्या है। पहला है एकलव्य प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, भारतीय सेना ने किया, क्या काम करेगा, प्रशिक्षण का काम करेगा। और तीसरा है किसने बनाया था, वो इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। ये इसका इंटरफेस दिखेगा, अगर आप इसको खोलोगे तो एकलव्य प्लेटफॉर्म आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। लेह लद्दाख में पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये पूछा जा सकता है कि पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन भारत का कहाँ पर स्थापित हुआ है। लेह लद्दाख में हुआ है। इसकी घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन अब जाकर ये काम करना इसने शुरू कर दिया है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अमारा राजा इंफ्रा ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के लिए लेह लद्दाख में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया है। इस स्टेशन का आधिकारिक उद्घाटन 24 नवंबर 2024 को केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। आगे देखते हैं। चौथा, यामांडो ओरसी को उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जितने भी राष्ट्रपति होते हैं, जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं अलग अलग देशों के, उनको देखा कीजिएगा, हर एग्जाम में 1-2 पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यामांडो ओरसी को उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये ब्रॉडकास्ट फ्रंट अलायंस के दावेदार थे। उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में ये लुइस लेकेलेपो की जगह है। उरुग्वे के राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, केवल इनका नाम याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। यामांडो ओरसी इनका नाम है बस। बाकी ये हिस्टोरियन भी थे और इनका पृष्ठभूमि काफ़ी लिखने पढ़ने वाली है। एक शिक्षक के रूप में ये पहले थे, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, केवल ये याद रखिएगा यामांडो ओरसी इनका नाम है बस। प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मोदी जी को अवार्ड मिलते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले जब से वो कार्यकाल में आए हैं, मेरे ख्याल में उनको 20 से ज़्यादा अलग अलग देशों ने पुरस्कार दे दिए हैं, तो याद करने की अब जरूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिला है। अल्पसंख्यकों का उत्थान करने के लिए वॉशिंगटन में पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि इस बार का किंग मार्टिन लूथर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है, बस। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी TM2 स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित AI प्रयोगशाला MOITD को दिसंबर 2024 के मध्य में इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करेगा, डेटा ट्रांसमिशन लागत को काफी हद तक कम करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगा। यानी कि भारत की पहली AI लैब लॉन्च होने जा रही है, जिसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी लॉन्च करेगी। ये जो खबर है, इस खबर को भी थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रख देते हैं। इसको होल्ड पे रख दीजिए। क्यों होल्ड पे रख दीजिएगा, क्योंकि अभी ये दिसंबर में जब होगा, मतलब दिसंबर में जब इसको वहां से लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इसकी और खबरें आएंगी, तो अगले महीनों में या अगले हफ्तों में हम लोग इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे। इसलिए इसको देखने की अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना गवर्नमेंट की बहुत ही दूरगामी योजना है, क्योंकि हम अभी इकोनॉमी बेस्ड एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम लोग क्या है, नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नए प्रकार का अनुसंधान हो, नए प्रकार का रिसर्च हो देश में। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों की पहुंच अच्छे जर्नल्स तक हो सके।
जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स एक तरह की किताबें होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के रिसर्च पेपर छपते हैं। जो लोग साइंस के हैं उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। योजना के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या रिसर्च हो रही है इसकी जानकारी बस एक क्लिक पर मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने इस नई योजना में अभी 30 बड़े इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया है। इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। आप लोग जानते हैं जो जर्नल होते हैं उनकी कीमत कभी कभी $100 तक होती है, उससे भी ऊपर होती है। $500-500 तक के भी जर्नल होते हैं। अब हर कोई स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, गढ़वा यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, वो इतना कहाँ से पैसा लाएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू की है। तो आपने इसमें केवल यही देखना है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या काम करती है। तो इसका मुख्य काम क्या है? जो जर्नल्स हैं अलग अलग तरह के, उनमें जो पेपर्स छपते हैं उन तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। शशिकांत रुईया का निधन हो गया। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। एसआर समूह के सह संस्थापक शशिकांत रुईया का लंबी बीमारी का निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। केवल इतना याद रखिएगा कि शशिकांत रुईया जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है वो किस फील्ड से संबंधित थे? तो किस फील्ड से संबंधित थे? वो एक प्रकार के बिजनेसमैन थे और नरेंद्र मोदी जी और बाकी जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने दुख व्यक्त किया है, तो इंपॉर्टेंट शख्सियत हो जाते हैं। केवल इतना याद करना है कि शशिकांत रुईया कौन सी कंपनी से संबंधित थे? एसआर से संबंधित थे और एक बिजनेसमैन थे। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। दिविथ रेड्डी जो है ये एक हैदराबाद के रहने वाले छोटे से बच्चे हैं। मतलब अंडर 8 तक का जो एक चैंपियनशिप होती है चेस की, उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, तो उसमें इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है दिविथ रेड्डी। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए एक और गौरवशाली पल जोड़ दिया है। इसमें जो सेकंड रहा था वो भी भारत का ही रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईएससी द्वारा स्ट्रॉन्ग डेवलप किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग नाम की जो एक नई चीज़ है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो डेवलप की गई है आईआईएससी के द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नैनोपोर जियोमेट्री नामक एक यंत्र बनाया है। और इसका मुख्य काम क्या है? ये नैनोपोर का काम करता है। नैनोपोर क्या होते हैं? नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ यानी कि इस आकार का जो छोटा सा छेद होता है उसको नैनोपोर कहते हैं। उसके क्या क्या काम होते हैं? उसका काम मेनली जो होता है नैनोपोर का, वो होता है सेपरेशन का काम होता है। साइंस वालों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, हमें उतना नहीं है ना। हम लोगों को केवल ये जानना है कि एक डिवाइस है जिसका नाम स्ट्रॉन्ग है, जिसे डेवलप किया है आईएससी बेंगलोर ने। किस तरीके से काम करती है, इसके पीछे क्या मॉड्यूल है, क्या है क्या नहीं है, वो याद करने की जरूरत नहीं। केवल इतना याद करिएगा कि स्ट्रॉन्ग नाम की जो डिवाइस है वो आईएससी बेंगलोर ने डेवलप की है। भारत रियाद डिजाइन लॉटरेटी का मेंबर बन गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रियाद डिजाइन लॉटरेटी का नया मेंबर कौन बना है? तो इसका नया मेंबर भारत बना है। इस समय आप जानते हैं आईपीआर के ऊपर भारत बहुत ज़्यादा धन का निवेश कर रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समय और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी निवेश कर रहा है। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपने कोई बौद्धिक चीज़ बनाई, कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ बनाई और कोई व्यक्ति उसकी कॉपी ना कर सके या उसको चुरा ना सके, उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो भारत जो है रियाद डिजाइन लॉटरेटी, जो कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई है, पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक संधि का उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर एकरूप बनाना है और साथ ही साथ जो चोरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी अलग अलग डिजाइन की जो चोरी होती है, उन डिजाइन की चोरी को रोकना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नई चेतना अभियान शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराध को रोकना है। उन्हें 13 राज्यों में 237 नए लैंगिक संसाधन केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये इस पहल का तीसरा संस्करण है। नई चेतना अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लैंगिक रूप से आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उसको रोकना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जो मेन सवाल है उनको भी याद रहना चाहिए कि नई चेतना अभियान किससे संबंधित है। आप कोई बहाना नहीं, ये भी एक अभियान है, इसी का है। ठीक है, ये आप कोई बहाना नहीं, ये भी इसी का अभियान है, इसी का एक पार्ट है। तो ये इस प्रकार के अभियान है जो कि लैंगिक रूप से यानी कि जो आपके लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इनके 2 नए अभियान आए हैं, पहला है नई चेतना अभियान और दूसरे का है अब कोई बहाना नहीं अभियान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये लैंगिक असमानता को कम करना है, लैंगिक अपराधों को कम करना है। आगे आते हैं, जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। IFFI 55वां आयोजन, इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। हम जानते हैं कि इस बार यूके पीएससी ने अपर पीसीएस में एक सवाल पूछा था कि बेस्ट एनिमेटेड
फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर में किसको मिला। पहले क्या पूछता था, केवल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, ये इस तरह के पूछते हैं, डायरेक्टर पूछ लिया बहुत बहुत, बट इस बार उसने एनिमेशन मूवी पूछ ली है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत है। अभी तक केवल ऑस्कर ही पूछता था, अब हो सकता है कुछ और अवार्ड पूछ ले, नेशनल अवार्ड पूछ ले, नेशनल सिनेमा के जो अवार्ड मिलते हैं, या फिर IFFI टाइप के अवार्ड पूछ ले। तो IFFI का ये 55वां आयोजन था, गोवा में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। गोल्डन, ये गोवा के पणजी में हुआ था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यानी कि जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड था वो टॉक्सिक को मिला है। टॉक्सिक लिथुआनिया की मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्लीमेंट फाविआओ को मिला है, होली काओ के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वेस्टा मटुलिएटी और ईवा रुपइकेटे को मिला है टॉक्सिक के लिए। विक्रांत मैसी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉयस ऑस्ट्रेलिया वालों को दिया गया है। एक किताब आई है, बहुत फेमस किताब है, इस किताब को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार की किताब है। अमिताभ कुमार की किताब माई बिलव्ड लाइफ बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जादूनाथ जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की कहानी है। ये तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस किताब की जो समीक्षा है वो बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको अप्रिशिएट किया, बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो इस समय थोड़ा सा चर्चा में है, देख लीजिएगा। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की किताब है, फेमस किताब हो रही है आजकल, काफ़ी नाम इसका सुनने को मिल रहा है, तो ये आ सकती है एग्जाम में। इसके अलावा दूसरी किताब है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, हाउ वन इंडियन बॉय चेंज द कोर्स ऑफ फिजिक्स, मनिक कोटवाल एंड जेरी पिंटो की किताब है। जो मनिक कोटवाल हैं वो इनकी माताजी हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट के ऊपर है। उन जो आपने देखा होगा हिग्स बोसॉन खोजे गए थे हाल फिलहाल में, इनको गॉड पार्टिकल कहा, उनको खोजने में इनका भी एक प्रमुख रोल था। इनकी माताजी जो हैं मनिक कोटवाल, उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब इस समय पे आप देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक रही हैं, तो काफ़ी फेमस हो रही है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मनिक कोटवाल की किताब है और नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन। अगर आपसे पूछा है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन किसने लिखी है, मनिक कोटवाल और जेरी पिंटो ने लिखी है। बस इतना काफ़ी है। किसके ऊपर है, क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विश्व सैन्य प्रतियोगिता वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन अर्मेनिया के येरेवन में हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो वैसे भी जो ये रितिका हुड्डा हैं थोड़ा फेमस है। रितिका हुड्डा ने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेशन किया था, मेडल शायद नहीं ला पाई, बट फिर भी ये काफ़ी समय से चर्चाओं में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व सैन्य प्रतियोगिता यानी कि वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद इसमें कुछ और गोल्ड मेडल भी आए हैं अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, बट कुश्ती में शायद मेरे ख्याल में इन्हीं का है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, रितिका हुड्डा थोड़ा आजकल फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, हाल ही में असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। यह 26 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, मतलब अब तो आयोजन हो चुका है इसका। आपने केवल इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन इस बार कहाँ हुआ था, काजीरंगा में। अब जब ये आपसे पूछा गया कि कहाँ हुआ था, तो काजीरंगा। अब काजीरंगा इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। काजीरंगा से संबंधित कोई प्रश्न आपका आ सकता है, कौन सी नदी के तट पर काजीरंगा बसा हुआ है, या कौन से जानवर को संरक्षित करने के लिए काजीरंगा में संरक्षण किस जानवर का सबसे अधिक होता है, आदि आदि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इस बार कहाँ हुआ था, 12वां संस्करण इसका काजीरंगा में हुआ था, यानी कि असम में हुआ था। आईसीसी ने OPCW हेग पुरस्कार जीता। हाल ही में भारतीय रासायनिक परिषद यानी कि जिसको कहते हैं ICC, ठीक, द इंडियन केमिकल काउंसिल, भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि इस पुरस्कार द्वारा किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों को मान्यता दी गई। उनका ये मानना है कि जो ICC है, इंडियन केमिकल काउंसिल है, ये क्या करती है, ये रासायनिक हथियारों को आगे नहीं बढ़ने देती, रासायनिक हथियारों के उत्पादन को कम करने के क्षेत्र में काम कर रही है, और रासायनिक हथियारों के जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं उसके लिए लोगों को जागरूक कर रही है, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं डालेंगे, बट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट में आ जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी यानी कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। ये आपने कई बार देखा होगा, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस बार इसको आप थोड़ा सा
पढ़कर जाइएगा, इसको इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस बार कौन सा संस्करण है, इस बार आपका जो संस्करण है उसका कहाँ पर आयोजन हो रहा है और इससे पहले वाला कहाँ था, पहला वाला सबसे पहले वाला कहाँ पर आयोजित किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं। जैसे कि आपका पूछा गया था कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपका एक पॉइंट था कि गीता महोत्सव स्टार्ट हुआ है हरियाणा में, ठीक, वो हर बार होता है तो उसके लिए इतना कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया गया 26 नवंबर को, संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे कम उम्र के IPL में बिकने वाले खिलाड़ी हैं, तो आपको पता ही होगा और इतना कॉमन सा हो गया कि पूछेगा थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। इसके अलावा ऋषभ पंत जो थे 27 करोड़ में बिके थे IPL में। इस प्रकार के प्रश्न पूछने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। इसके अलावा थोड़ा और कुछ चीज़ें थी, जैसे आपका जैसे है इसमें ICA रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार है, उसके बारे में थोड़ा सा है, इतना फेमस नहीं है। भारत का जो दुग्ध का प्रोडक्शन है वो 3.78% बढ़ गया, तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक रिपोर्ट आई है, तो मेरे ख्याल में इसको भी नहीं पूछेगा क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें आना थोड़ा मुश्किल है। IIT कानपुर ने MSES करके कुछ डेवलप किया है, उसके बारे में पूछ सकता है, बट ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ें अगर आप इतने छोटे छोटे फैक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपके पर हफ्ते मेरे ख्याल में 200 250 300 फैक्ट हो जाएंगे और इतने फैक्ट याद करना मुश्किल काम है, ठीक। तो इतना नहीं देखते हैं, केवल वही चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान दें, धन्यवाद।